हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, कन्नन गोपीनाथन। कन्नन ये वही ऑफिसर है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने पहली बार ये बात बताई थी कि ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े क्या क्या वनरेबिलिटीज हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कन्नन एक रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके हैं पहले, और उस दौरान उनको पता चला कि क्या क्या वनरेबिलिटीज ईवीएम से जुड़े हुए हैं। और हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि वोटर लिस्ट रिलेटेड जो ऐप है उसमें क्या क्या खामियां हैं और किस तरह से उसको या तो हैकर्स हैक कर सकते हैं या साइबर अटैक हो सकता है। तो ये जो खामियां हैं इन्होंने इस ट्वीट में बताया, और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर गौर करना चाहिए। तो कन्नन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आपका ये जो ट्वीट ये तो वायरल हो गया कि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उस समय बताई है जबकि वोटर लिस्ट और वोटर एडिशन और डिलीशन पे इतनी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो कन्नन, पहला सवाल ही ये है कि आपने जो ये ट्वीट किया है, साइबर जो प्रॉब्लम है इससे जुड़े हुए, उसके बारे में अगर आप सिंपल लैंग्वेज में व्यूअर्स को बताएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत एक टेक्निकल इश्यू है। बट अगर सिंपल तरीके से हम बोले तो क्या है? हाँ जी। सबसे पहले मेरा ये मकसद नहीं था कि इसमें वल्नरेबिलिटी है कि नहीं ये सब चेक करना। तो जब ये अलंद वाला केस सुना तो मुझे लगा कि एक बार ऐप डाउनलोड करके देखता हूँ कि कैसे उसका प्रोसेस फ्लो है। तो अगर कहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, कहाँ से हुआ होगा इस तरीके का, अगर कुछ काम मास डिलीशन अटेम्प्ट वगैरह हुआ है। तो वैसे जब ऐप डाउनलोड किया, जो वोटर्स हेल्पलाइन VHA जो ऐप उसको डाउनलोड करके यूज करने लग गया, तो तुरंत वो एक वेब व्यू में चला गया। मतलब ऐप ऐप की तरह नहीं रन कर रहा है। ऐप जो है एक वेबसाइट को ब्राउजर के अंदर, मतलब ऐप के अंदर एक ब्राउजर रन कर रहा है, और वो ब्राउजर जो है वो वेबसाइट को खोल रहा है। तो वो जनरली इतना सिक्योर नहीं माना जाता ऐप डेवलपमेंट में। नेटिव बट जनरली नेटिव ऐप ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। तो वो इसका रीजन भी है, मतलब कि सर्टिफिकेट पिनिंग और सेफ ब्राउजिंग, कई कई सारी चीजें जो हम उसमें वेरीफाई नहीं कर सकते जब ऐप उसके अंदर इसे वेब व्यू की तरह रेंडर करते हैं। तो रेंडर करने का मतलब है कि जैसे आप ब्राउजर में देखते हैं उसी चीज को वही एक छोटा ब्राउजर अपने ऐप के अंदर चला रहे हैं, और उसके बाद ब्राउजर में जो जो हो रहा है वो इंटरेक्शन आप कर रहे हैं। जब ये देखा कि वो वेब व्यू यूज कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद सेफ्टी का कंसर्न कम है, इसलिए इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन किया है। इन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं है ज्यादा। तो फिर उन जो पोर्टल है voters.eci.gov.in, जिसके थ्रू एक्चुअली आप जो फॉर्म 6 फॉर्म 7, मतलब फॉर्म 6 एडिशन के लिए, फॉर्म 7 डिलीशन के लिए, या ऑब्जेक्शन टू इंक्लूजन के लिए, ये सारे जो फॉर्म्स हम अप्लाई करते हैं वो voters.eci.gov.in करके जो वेबसाइट है, वो पोर्टल है, उसके अंदर करते हैं। तो उसी को ऐप यूज करते हैं। तो वहां जब गया तो एक बेसिक चेक जब होता है, जब भी हम कोई भी वेबसाइट लाइव करते हैं, हम एक तो सिक्योरिटी ऑडिट, बेसिक एक सिक्योरिटी ऑडिट लगते करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी हेडर्स वगैरह, तो कोई भी वेब ब्राउजर है उसके अंदर कई सारे हेडर्स रहते हैं। वो हेडर्स बताता है कि किस किस तरीके का चीजें वेबसाइट में कर सकता है, मतलब हो सकता है। तो जनरली वो सिक्योर है कि नहीं, उसका एक टेस्ट आप चलाते हो। चाहे वो कर्ल करके चला सकते हो, व्हाटवेब या एनमैप, ऐसे कई सारी चीजें हैं। और बहुत सिंपल अगर करना है तो आप एक observatory.mozilla, तो मोजिल्ला जो ब्राउजर है, उन्होंने खुद ही, उनका एक फाउंडेशन है, उन्होंने खुद ही इसको चेक किया हो कि आप खुद कोई भी वेबसाइट देख सकते हो कि कितना सिक्योर है, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई इतना टेक्निकल नॉलेज आपकी जरूरत है। तो इनफैक्ट आप लाइव भी दिखा सकते हो, मतलब अगर आप करके देखना है तो आप अपने करके भी दिखा ट्वीट सकते में भी अपने वो वीडियो डाला है? हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वहां गया और उसमें इसको डाल दिया, क्योंकि आइडिया लग गया था कि शायद सिक्योर नहीं है। उतनी सारी जो हेडर्स में बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज उन्होंने एक्सपोज किया हुआ है अपनी वेबसाइट। तो उसमें जब डाला तो बहुत, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो बोल रहे हैं कि इसका सिक्योरिटी स्कोर जो है 15 है 100 में से। और बहुत 15? मतलब ये फेल। क्या कैटेगरी कौन सी आएगी? जनरली कितनी ये होनी फेल फेल फेल, मतलब ए चाहिए? बी सी डी। हाँ, ABCD है, B-B, ऐसे ऐसा पूरा उनका वो रहता है। उसमें ये बहुत कैटेगरिकली F में आता है कि F मतलब इट इज क्रिटिकल। आपको इस वेबसाइट को लाइव नहीं रखना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप कुछ वैसे है, मान लो आप कुछ ब्लॉग है, या फिर
आप अपना कुछ कंपनी का है, मान लीजिए कि सैमसंग का कंपनी का है, जिसमें कोई ऐसे कोई सेंसिटिव चीज नहीं है, आप बस एक वेबसाइट चार इमेज डाल रहे हो, तो आप कुछ मर्जी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेबसाइट लाइव कर सकते हो। पर जब आप एक ऑथेंटिक ओटीपी बेस्ड एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो मतलब क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने लॉगिन किया है उसी व्यक्ति ने ओटीपी का मांग किया है, उसी व्यक्ति ने आगे जाके जो डिलीशन या एप्लीकेशन की मतलब एडिशन की एप्लीकेशन किया, ये जानना जब जरूरी है आपको कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और कर रहे हैं, तो देर इज अ मच बिगर फ्लो एंड इट इज अ मच मोर सेंसिटिव एंड क्रिटिकल वेबसाइट, ये जो है ना। तो voters.eci.in, तो उसमें आप बिना ये चेक किए, तो इसके बाद एक्चुअली पेनिट्रेशन टेस्ट भी होता है जिसको पेन टेस्ट कहते हैं। ये दोनों चीज तो बहुत रूटीनली करना पड़ता है। कोई भी अगर आप पूछेंगे आपकी आसपास की साइबर सिक्योरिटी में या फिर जिसने भी वेबसाइट बनाया है कभी भी, तो उन्होंने सबने ये किए होंगे। छोटे मोटे अगर स्कूल की वेबसाइट भी बनते हैं तो उससे पहले एक बार तो ये चेक करते हैं कि क्या मतलब हमारी इसकी स्कोर सही है कि नहीं। उसके कारण कई सारे हैं कि मलिशियस कोड उसमें रन ना कर पाए, HTTPS, जो हमारी इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड ही होना चाहिए, वो HTTP के थ्रू मतलब उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो या कौन कौन सी कंटेंट उसमें, कौन कौन सी स्क्रिप्ट उसमें रन कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो हेडर है उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है इसके कारण कोई आके हैक कर दे या फिर उसमें कुछ ये हो। पर बात यह है कि जब एक सेंसिटिव एप्लीकेशन, एज सेंसिटिव एज वाटर डिलीशन एंड एडिशन की जो एप्लीकेशन है, उसको आप लाइव करते हैं, तो बेसिक सैनिटी चेक जो वेबसाइट के, उसको करना जरूरी है। और ये अभी आ रहा है। ये भी थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है कि ये जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस बात को उठाया, या आलंद में ऐसे इस तरीके से केस आए कि कई सारे एप्लीकेशन हुए, या राजौरी में आया, तो उसके बाद तो कम से कम अपना प्रोसेस शुरू करना चाहिए कि वेरीफाई करना चाहिए कि ये सही है क्या है। तो वो भी नहीं हुआ है कहीं तो ना कहीं। आपकी ट्वीट पे कुछ किसी तरह का कोई रिएक्शन इलेक्शन कमीशन से आया है अभी तक? कमीशन से ऐसे कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि मैंने कल शाम को भी चेक किया था, तो मतलब ऐसे सेम स्टेटस है, अभी भी वही स्टेटस है। सेम स्टेटस है। मतलब वेरीफाई कर सकते हैं आप इंडिपेंडेंटली भी, इसको हाँ, वेरीफाई कर सकते किसी को। हैं, हाँ। तो ये कन्नन, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में वोटर एडिशन और डिलीशन का फॉर्म 7 और 6, ये सारे फॉर्म से हाँ रिलेटेड। जी। तो हाँ आप जी। एक चीज समझाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर व्यूअर्स, आप सपोज करिए मैंने वो डेटा डाला, जैसे फॉर्म 7 जब भरते हैं तो उसमें अपना भी डिटेल डालते हैं और जिसका डिलीट करवाना है उसका भी। तो वो जो डेटा वो उसी एप्लीकेशन में जाता है। तो अगर ये ऐप इतना वनरेबल है, तो क्या वो डेटा अगर कोई एक्सेस करना चाहे, किसी भी तरह का साइबर अटैक हो या किसी भी तरह की हैकिंग हो, तो क्या वो डेटा वनरेबल सिचुएशन में है, क्या वो नहीं, एक्सेस किया जा वो सकता उसके आर्किटेक्चर पे समझना होगा, मतलब एग्जैक्टली पर मुझे नहीं लगता कि उस वैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगी। ये सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये डायरेक्टली डेटाबेस को हिट करता है, मतलब वो भी मेरा अनुमान है, या फिर है? मतलब आप श्योर नहीं है कि वो डेटा हाँ। बेस तक जाते हैं कि नहीं? यस यस, क्योंकि एक्चुअल डिलीशन या वो ईआरओ नेट या फिर ईसीआई नेट, जो भी इंटरनल एप्लीकेशन है उसके थ्रू जहाँ पे ईआरओ लॉग इन करते हैं, वो भी देखना पड़ेगा अभी ईआरओ नेट कितना सिक्योर है, उसमें क्या हाँ, क्या कर वो सकते भी हैं, सवाल वो है। अभी अभी चेक नहीं किया है। पर बात यह है कि मान लीजिए ये सब करने से, मतलब इसका बेसिक सैनिटी चेक भी ना करने से प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे सवाल आया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किसने इतना मास डिलीशन अटेम्प्ट शुरू किया, 6,000 एप्लीकेशन वगैरह शुरू किया। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको, मतलब क्योंकि आप सेशन कुकी स्टील कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब ये सब जनरली नहीं अलाउ करते हैं। कोई भी वेबसाइट, कोई भी डिसेंट वेबसाइट ये सब नहीं अलाउ करते। अब ये सब कर रहे हैं, तो किसी ने किसी और का सेशन यूज करके डिलीशन डाल दिया हो, तो कनन, एडिटिंग की रिक्वेस्ट डाल दिया हो, ये तो जो ये ओटीपी, वो बात अगर डायरेक्टली डेटाबेस को हिट कर रहा है या फिर वहां पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है। तो फिर वो और भी बहुत ज्यादा सीरियस मामला है बहुत फिर। सीरियस है। तो तो कनन, मच मच पॉइंट। ये जो मास ओटीपी, मतलब ये जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओटीपी अलग अलग नंबर से आए और एक ही यूजर का नाम यूज किया, तो ये जो प्रोसेस है, इससे उनका हिंट था कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से ये डिलीशन का प्रोसेस या फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो इस पर आपको क्या क्या कहना है कि ये ऐप जब इतना वनरेबल है,
तो क्या इस कारण से कोई इस तरह से ओटीपी एक्सेस कर पा रहा है अलग अलग मोबाइल नहीं, से? नहीं, इसको इस कारण से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब वो तब जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्यों ये हुआ था। मतलब इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन के लिए होना चाहिए था। कि 2-2.5 साल से ऊपर हो गया, 6,000 ऐसे एप्लीकेशन आए उनको। वहाँ के जो लोकल ईआरओ है या फिर डीओ है, उनको लगा कि ये मैटर सीरियस है, तो इसलिए उन्होंने एफआईआर करवाया। वो एफआईआर करने के बाद मैं तो समझता हूँ कि कमीशन की इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसके फॉलोअप करना और ये देखना है कि ऐसे कहाँ और आया है। ये सिर्फ आलंद में पकड़ा गया क्योंकि वहां पे एक चीज आया है। इस तरीके से मास डिलीशन अटेम्प्ट या एडिशन अटेम्प्ट और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है, वहां पे क्या ऐड हुए हैं, डिलीट हुए, वहां पे तो पकड़ा गया तो डिलीट नहीं हो पाए, है ना। तो मैं उसका एग्जांपल भी वही दे रहा था कि अगर कोई आपके घर पे आके फायरिंग करने का कोशिश करे और मान लीजिए कुछ होता नहीं है, आप बच जाते, तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि हाँ ठीक है हम बच गए इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। या करेक्ट। फिर आप ये कहेंगे कि किसने गोली मारा, उसके पीछे कौन था, उसको पैसा किसने दिया, उस ये ऑर्गेनाइज था या दोबारा कर सकता है या कहीं और भी किया है इन्होंने। तो ये सारे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत बिल्कुल लापरवाही की बात है कि कहना है कि कुछ हुआ नहीं है, हमारे सिस्टम सारा काम कर रहे थे। अगर सिस्टम काम कर रहे थे तो इस तरीके का अटेम्प्ट ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम काम नहीं कर रहे। और ये भी एक एक नैरेटिव है कि लोगों को आसान बनाने के लिए हमें अनसिक्योर या सिस्टम बनाने की जरूरत है। नहीं, ये सिक्योरिटी और ईजनेस इतना ज्यादा एंटीथेटिक नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन द करंट टाइम्स। चीजों को आसान भी कर सकता है और आसान करते हुए भी इसको इंश्योर भी कर सकता है कि वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, है ना। तो करेक्ट। उसका बट वही है, अभी तक उसका रीजन नहीं है, अभी तक ये नहीं पता कि किसने किया है, तो कौन कोऑर्डिनेटेड है। मैं तो वही लिख रहा था कि ये अगर मान लीजिए कोई बिजनेस मॉडल है कि लोग अभी कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए पैसा देते करवाते हैं, किसी ऑपोजिशन कैंडिडेट को के ऊपर कुछ करने के लिए वो करते हैं। इस तरीके का अगर करना है तो मैं अगर किसी को आउटसोर्स कर दूं कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तुम्हें ये स्टडी करना है कि मेरे सपोर्टर्स कौन कौन है जो आ सकता है और मेरे ओपोनेंट की सपोर्टर्स कौन कौन है जिनको मैं डिलीट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन डाल देना, ठीक है। 1,000 डाल देना, 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, ठीक है, 20 तो 20 अच्छी बात है। वैसे ही 20 कम हो रहा है ना उसका, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर कोई उसको फिर डेटा माइनिंग करते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि आप किसको वोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वो ये एप्लीकेशन यूज करके एक बल्क में उसको आप डिलीट डिलीट करने का उसको डाल रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी वेरी वेल बी कंसल्टेंसी और क्या और बिजनेस मॉडल, राइट, जहां पे आप यूज करके इसको, जैसे मान लीजिए एडिशन कराना है तो ठीक है, तो अगर एडिशन करना है तो क्या ऐप बेस्ड एडिशन है, कहाँ पे किसका क्यों, ये सारा जानना इसलिए कमीशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे एक जगह पे एक चीज हो गई और छोड़ दे, वो आई थिंक इट्स कंप्लीटली इररेस्पॉन्सिबल on commission's part, and it is important if it where it is originating from, whether it has एक hit the where it has hit the commission's port only or whether it was bypassed, whether it was some man in the middle attack which was happening, क्या था, कौन थे, किससे पैसे मिले, कोई ये ऐसे तो नहीं करेगा। तो ये करेक्ट। कौन लोग थे जो करवा रहे थे, ये जानना तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें तत्परता होना चाहिए, जो कि 2.5 साल से हमें पता ही नहीं। इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को उस मैट मैट उठाना पड़ रहा है, और जब वो उठा रहे जो आपके काम है, तब आप कह रहे हैं कि ये मिसलीडिंग है, ये गलत है, ये वो है। मतलब इट्स अ सैड सिचुएशन। सो कनन, एक चीज और आपने पढ़ा ही होगा अखबारों में कि ई साइन, यानी कि अब वो चाह रहे हैं कि आधार, उस पोर्टल से वो आधार का वेरिफिकेशन चाह रहे हैं, और उसके लिए एक दूसरे वेबसाइट पे जा रही है पूरी चीजें। वहां पर आपको आधार नंबर डाल के ओटीपी आएगा। इनफैक्ट वो जो वेबसाइट पे ले जा रहे हैं अब, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो अब ये जो एडिशनल फीचर लेकर आई है इलेक्शन कमीशन, शायद ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस अब थोड़ा और स्ट्रिंजेंट हो गया है, लंबा हो गया है, और अब किसी भी तरह की गड़बड़ी होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि हम आधार कार्ड और ओटीपी अब ले रहे हैं। तो अब क्या आपका क्या कहना है, ये एडिशनल फीचर इज इट रियली गोइंग टू हेल्प? आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इज इफ समथिंग इज बीइंग डन एज अ रिएक्शन, है ना, तो उस पे प्रॉपरली एनालाइज करके, हम्म। देखिए यू कैन नेवर हैव अ 100% फूल प्रूफ सोल्यूशन, ये तो सभी मानते हैं, पर एज अ रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी कई सारे हो सकते हैं, है ना। तो
ये चीज मतलब क्या वो प्रोसेस मैंने पढ़ा नहीं अभी, मतलब आई एम नॉट बीन एक्सपोज टू दैट ई साइन प्रोसेस। मेरे ख्याल से वो शायद सीडा का या फिर हम एमईटी का जो आधार ऑथेंटिकेशन वाले उसमें जाते हाँ, होंगे, और वहां से आधार ये आपके वेरिफिकेशन का ऐप है, हाँ। आपके रजिस्टर्ड आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पे ऑटोमेटिकली ओटीपी आता होगा, एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ आप जिस नंबर पे डाल रहे थे ओटीपी आ रहे हैं उसके जगह पे आपके आधार नंबर के रजिस्टर्ड उस पे आते हैं ताकि पर जी। ये फिर वही बात हो गई कि अल्टीमेटली आप मुद्दा उठा रहे हैं कि ये हो रहा है और सोल्यूशन जो है आधार और वोट एपी कार्ड लिंकेज की तरफ जो है ना वो जा रहा है, जिसकी डेंजर कुछ और है। तो वो भी समझना, मतलब मैं जैसे सोचता हूँ कि हम ये कह रहे हैं, पर अगर ऐसे सोल्यूशन ये बहुत आसानी से, हाँ ठीक है आधार और वोटर आईडी कार्ड लिंक कर देते हैं, है ना। हाँ, मतलब तो ये एक नी जर्क रिएक्शन जिसे कहते हैं ना, कि हाँ हाँ जी, हाँ कुछ जी, हाँ हो जी, हाँ गया जी। तो हम ये क्योंकि एक कर दें। आधार है तो सब कुछ भी आ जाए तो उसके साथ लिंक कर दो। तो हाँ। ये क्या हमारी वोटर आईडी कार्ड, आपकी पार्किंग फाइन से लेकर आपकी स्कीम से लेकर आपकी आईटी, सब कुछ एक सिंगल लाइन में होना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट शुड बी एनालाइज्ड बिकॉज दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यू नो अभी आधार और एपिक लिंक नहीं है, इवन तो वॉलंटरी आप लिंक कर सकते हो, बट एक वन लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एवरीथिंग, एंड फिर आप आपकी वोटिंग उस पे भी, सो उसके अलग डेंजर है। जब हम डिजिटाइज करते हैं, जब वैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, या सिमिलरली जब हम ईवीएम में वीवीपैट लाए, तो हम जब एक इमीडिएटली वो एक जुगाड़ की तरह कुछ चीजें जब करते हैं ना कि अच्छा ये कर देते हैं, अब उसके अच्छा वो कर देते हैं, अब ये कर देते हैं, तो इसकी इम्प्लीकेशंस होती है। वो एटलीस्ट यू शुड डिस्कस डेलिबरेट इन नॉट जस्ट विद इन द कमीशन, यू शुड ऑल्सो डिस्कस एंड डेलिबरेट दिस इज, ये सारे जनता को अफेक्ट करने वाली बात है। पॉलिटिकल पार्टी से भी आपको डिस्कस करना चाहिए, डेलिबरेट करना चाहिए। वो कोई दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टी है। तो उनसे भी आपको मतलब उनका भी इनपुट आपको लेना चाहिए कि हम इस तरीके का चेंजेस कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उसको एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस कर सकते हैं, रादर देन कि जो किसी ने आपके खामियां दिखा दिया है कि तो फिर उनके ऊपर ही चढ़ने लग जाए। हम्म। तो अब एक चीज बताइएगा कनन, कि आप रिटर्निंग ऑफिसर खुद रह चुके हैं 2019 के इलेक्शंस में। तो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए, जस्ट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, एज फार एज वोटर डिलीशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या कहीं रिटर्निंग ऑफिसर का भी रोल होता है, या ईआरओ नहीं, नहीं, तक नहीं, है? या नहीं, नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं रहता उसमें। तो जनरली दो पार्ट रहता है ना, एक जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वो उसका रहता है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जनरली जब जो कलेक्टर रहता है वो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, और जो एसडीएम है या फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो एमएलए इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर रहता है वो इसमें एआरओ बन जाता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बन जाता है, वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए। और जो इलेक्टरल रोल की जो मेंटेनेंस पर्पस के लिए, तो जब जब कलेक्टर का रोल एसेंशियली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ के रूप में हो जाता है। और जो आपके नीचे है वो जरूरी नहीं है एआरओ ही है, पर आपकी ईआरओ हो जाते हैं, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। तो वो ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ, ये ऑफिशियल हायरार्की, मतलब ऑफिशियल वो है, सिस्टम है। और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो बीएलएस कहते हैं कि बूथ लेवल असिस्टेंट और एजेंट, सॉरी, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज डिप्यूट करते हैं, उनका काम है कि हेल्प करना, ऐसे असिस्ट करना कि ये पूरा इलेक्टोरल रोल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो फॉर्म 6 वगैरह काफी टाइम पे आप देखेंगे कि मतलब बल्क में नंबर एक साथ, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी वो अपना एक्सरसाइज करता है कि हाँ हमारे सपोर्टर्स के नाम कुछ मिस नहीं होना चाहिए, तो एक साथ वो डाल देते हैं। कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कई सारे में नहीं करते। तो वहां पे एक बीएलए एक्चुअली जो जिनकी एप्लीकेशन है वो खुद नहीं सबमिट करते हैं, बहुत बार सबमिट बीएलए करता है। ठीक है, वो आके जो डाल देते हैं वो खुद जाके नहीं करते। पर वो कौन सबमिट किया है ये इन्फॉर्मेशन हम कहीं पे कैप्चर भी नहीं करते हमारी करंट प्रोसेस में। तो मेरा एप्लीकेशन है, मान लीजिए मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन है, पर कोई आया मुझे, अरे आपका अभी तक एनरोल नहीं है, आप तो हमारे वोटर है, आप इसमें रोल में नहीं है आपका नाम, मैं आपका सारा ले जाता हूँ और कर देता हूँ, है ना। तो वो फॉर्म 6 या वो डाल देते हैं। फॉर्म 6 में दो पार्ट रहता है, फॉर्म 6 एडिशन के लिए भी है और शिफ्टिंग के लिए भी है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट करने के लिए। पर जनरली जो है, क्योंकि ऐसे होता है प्रोसेस, तो सब फॉर्म 6 में नया वोटर करके ही डालता है।
कि शिफ्ट मैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट करके, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डिलीट भी हो चुका होगा। आप 6 महीने 10 महीने से अब वहां पे नहीं रह रहे। मान लीजिए आपने पढ़ाई किया कहीं पे, वहां पे आपने वोटर आईडी बना दिया जब पहली बार, उसके बाद आप 6 साल के बाद नौकरी के लिए कहीं चले गए, तो ये आप वहां पे शिफ्ट करना ये जनरली अप्लाई नहीं करते लोग। क्या करते हैं, जहां पे जाते हैं वहां पे नया फॉर्म 6 डालते हैं, इसलिए लोगों के पास एपिक एपिक बहुत सारे एपिक बन जाते हैं। तो वहां जाते हैं और आपके नाम पे वो डाल देते हैं। तो वो चले गए, वो बात सही है। उसके बाद उस पर वेरिफिकेशन होता है, बीएलओ का फील्ड लेवल वेरिफिकेशन होता है, जितना उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बीएलओ के पास भी इतना बैंडविड्थ है, कि बीएलओ का फुल टाइम बीएलओ नहीं है, तो उनके पास इतना बैंडविड्थ है कि वो एक्चुअली जाके हर एक उस पर वेरीफाई करे, कर पाए, है ना। तो कई सारे तो सेकेंडरी मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन भी रहता है कि हाँ आपको पता है क्या, आप जानते हैं क्या, गए है क्या, मतलब ये सब इतना तो चलता है। तो वो प्रोसेस उसमें रहता है। बट एक वहां पे मैं समझता हूँ कि बीएलए कि कौन सबमिट किया, एटलीस्ट जो प्रोसेस चेंज जो है ना वो क्लियरली ट्रांसपेरेंट सिस्टम में भी होना चाहिए कि हु सबमिटेड द फॉर्म। ठीक है, वो हम्म। ताकि आपको क्लियर लग जाएगा कि मान लीजिए कि अगर 6,000 एडिशन का फॉर्म आया रजौरी में, तो सबमिट किसने किया था ये 6,000, है ना। तो जिसका वोट था उसी ने सबमिट किया या उसके बिहाफ पे किसी और ने सबमिट किया। 6,000 से मान लीजिए 5,000 किसी एक पार्टी के बीएलए ने सब, मतलब बीएलए ने सबमिट किया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस जो है किसी एक पार्टी की तरफ से थोड़ा कंसर्टेड था कि हमें वोट यहाँ पे ऐड करना है ना। तो वो समझना भी आसान रहता। ठीक है, आप उसके बाद कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोई इलीगल काम नहीं है वो कि ऐड कर, तो ऐड करना ठीक है। अगर वोटर वहां पे है और कोई पार्टी उसमें मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके वोट ऐड कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो इसमें कोई गलत नहीं है। पर अगर कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ किसने कर रहा है। जो लोग नहीं है उनके नाम डाल के ये कर रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि किसने सबमिट किया है, क्योंकि जो नहीं है उनके एप्लीकेशन पे उस पर पनिशमेंट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं जिनकी एप्लीकेशन आपने डाला है। पर किसने एप्लीकेशन डाला है ये समझ में आ जाता है तो उसको तो बोल सकते हैं भाई तुमने ये फ्रॉड एप्लीकेशन हमारे इस पे डाला है। पर वो समवेयर हमारे सिस्टम में अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, और दूसरा आज भी नहीं है। और दूसरा जो है फॉर्म 7 की जो बात बनती है, जब डिलीशन वाली बात आ जाती है, तो डिलीशन में भी ऐसे ही रहता है। सो मोटो डिलीशन पावर रहती है ईआरओ के पास कि खुद ही वो डिलीट कर सकता है बीएलओ की वेरिफिकेशन के थ्रू। पर जनरली वो नहीं करते, वो एप्लीकेशन के बेसिस पे ही करते हैं, कि कोई अप्लाई करे तब जाके वो करते हैं। डिलीशन करना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि डिलीट नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई एजेड है, कोई शिफ्ट हो गए, तो उनके नाम पे कोई और आके वोट कर सकता है ना। तो हाँ, इसलिए पर ना, डिलीशन। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि जब डिलीशन होता है किसी का एप्लीकेशन अगर डला है, सपोज करिए पूनम अग्रवाल के अगेंस्ट हुआ है कंप्लेंट, तो वो क्या पूनम अग्रवाल को नोटिस भेजेंगे, ईसीआई चेक करने के लिए समन हाँ करेंगे? जी, हाँ जी। नहीं नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यस यस एस्पेक्ट यस कि यस। मेरा नाम डिलीट हुआ है, मैं आपको बता दूं नहीं, तो नोटिस में। नोटिस मैंडेटरी है। नोटिस हाँ, मैंडेटरी है। पर मैं कई सालों से बोल रहा हूँ ये बात कि नोटिस से मतलब नोटिस तो भेज ही दीजिए, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर दे या फिर वहां जाके फिक्स कर दे वो आदमी, मतलब या जवाब तो मांगेंगे ना वोटर से कि आपका नाम डिलीट क्यों हाँ ना जी, हाँ जी, हाँ करें जी, आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स वो प्रोसेस की पार्ट। अगर सपोज करिए जवाब नहीं मिलता है वोटर से, तब क्या करेंगे वो? वहां चिपका के चले जाते हैं, मतलब ये भी रूल पोजीशन है, मतलब कितना वो आपके लागू एड्रेस करना पे है। वो दीवार पे चिपका के हाँ चले हाँ, जाएंगे? मतलब चिपकाना चाहिए, दैट इज अ रूल पोजीशन, है ना। तो कितना करता है नहीं करता है वो भी फिर बैंडविड्थ कितने पे निर्भर है। नोटिस जाते हैं, कोई आइडिया सर कि कितने जाएंगे? एक नहीं हुआ डिलीवर, दूसरी बार नहीं फिर नहीं से नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, एक एक हो ही गया। नोटिस, हाँ, एक एक ही नोटिस नोटिस। डाल दिया कि आपका डिलीट करने वाले हैं, आपको कुछ है तो बताइए, बस और दैट्स ऑल। अगर सपोज कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ वोटर और ईसी के बीच में नोटिस देने के बाद, तब तो इसका मतलब आप है नहीं ना उधर। तब यानी आप डिलीट कर सकते हो, देन यू तो आप हो नहीं, इसलिए तो आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, है ना। तो ये थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि डेड वोटर्स के केस में ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। पर ये जो डिलीशन का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। और डिलीशन में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कमीशन के ऊपर होना चाहिए रादर देन कि व्यक्ति के ऊपर। जैसे ऐसे मतलब एसआईआर का थोड़ा अलग हो गया, फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि जब वोट एनरोल करते हैं तो उसका प्रूव करना सिटीजन का काम है, नागरिक का काम है, कि मेरा काम है कि बताना कि मेरा 21 मतलब इस 18 साल हो गया, मैं यहाँ रहता हूँ, ये वो मेरा सब कुछ है ना। तो एक बार मैंने कर दिया, ये सारे आपको प्रूव कर दिया, तो फिर आप जब बाद में किसी के एप्लीकेशन पे या खुद से मेरा वोट जब डिलीट करते हैं तो आपको उतना एविडेंस होना चाहिए कि मैं वहां नहीं हूँ, या फिर मैं मर गया हूँ, या फिर मेरा शिफ्ट हो गया है, या फिर मैंने कहीं और पे एनरोल कर दिया। ये एविडेंस आपको देना चाहिए जनरली, आइडियली। पर डिलीशन में भी वो नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन आता है रीजन शिफ्टेड,
तो वो लिखेंगे कि हाँ विजिटेड द हाउस नॉट फाउंड, या वहां चले गए थे वो नहीं मिले, वो एंड आसपास में क्लिक पूछे मार दिया। अभी नहीं रहते, हाँ जो भी है, आस पड़ोसी से पूछे नहीं रहते, नहीं, हो गया बस आगे। लेकिन अभी हम देखिए अगर ग्राउंड में, और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरा नाम डिलीट हो गया है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, और मैं उसी रेसिडेंस पे रह रही हूँ पिछले 15 साल से। हाँ तो जी, मैं यही कह रहा हूँ, तो क्योंकि कई सारी चीज तो हमने यहाँ पे वो बीएलओ करके जो एक वो है ना, बीएलओ या फिर कितना सीरियस ईआरओ है, ईआरओ भी कोई परमानेंट सिर्फ इलेक्शन के काम नहीं है, वो कोई और पोस्ट पे है, उनको एडिशनल काम है, जो ईआरओ वाला वो कंटिन्यूअस काम जो करते रहता है ना। सिमिलरली पूरा जो ऑफिशियल सिस्टम है, ईआरओ एआरओ और बीएलओ जो है, वो सब कुछ और काम में व्यस्त है, और इसमें उनको एडिशनल दे रखा है जो इनको करना है, वो उनकी बैंडविड्थ है, उनकी इंटरेस्ट है, उनकी इच्छा है, ठीक है तो करते हैं, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं ना कि गया नहीं मिला, कौन प्रूव करने वाले कि आप आए थे कि नहीं आए थे, मिले नहीं मिले, है ना। करेक्ट। और दूसरा जो है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया, पोस्ट एक आउटवर्ड ही तो मार्क करना है कि हमने भेज दिया, आपको मिले कि नहीं मिले उससे हमारा क्या लेना देना, हमने तो भेज दिया ना। तो करेक्ट। हमने आपको एक नोटिस भेज दिया, आउटवर्ड कर दिया कि ये हो गया, तो हमारे रिकॉर्ड में रहेगा कि आउटवर्ड है। तो ये वहां पे फिर मतलब, वो मेरा कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस जो है ना, डिलीशन का प्रोसेस, वो इट थोड़ा शुड बी सिंप्लीफाइड है। स्ट्रेट। हाँ थोड़ा, इट इट शुड बी अ लिटिल मोर strict, and commission or whoever is electoral in the system, ERO और ARO और BLO, उनको उनके ऊपर थोड़ा और बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए कि हम आगे डिलीट करने वाले हैं, या फिर जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने सिर्फ ऐसे एक एप्लीकेशन डालने से नहीं होगा, यू शुड गिव इनफ प्रूफ दैट कि वो नहीं रहते वहां पे, है ना। करेक्ट। तो वो, और दूसरा जो है मोबाइल इंटीग्रेशन तो करना ही करना है, कि उसको उनको मैसेज तो कर देना चाहिए कि आपका डिलीट हो रहा है, एटलीस्ट एन एडिशनल, अगर 4 मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो, ईमेल से, इससे उससे, तो जितना कर सकते हो उतना मोड से आपको करना चाहिए, मतलब एक कुछ एक तो आप उनको मिल जाए, नहीं मिले तो भी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही होना चाहिए कि वो वहां नहीं रहते, है ना। करेक्ट, तो कोई एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस हुआ तो। हाँ, क्योंकि हम किसी का, कई बार आप देखते होंगे, और हर बार के इलेक्शन की कहानी है कि कोई भी बूथ के बाहर आपको कुछ लोग मिलेंगे जिन्होंने बोला कि हमारा नाम नहीं है इसमें, अरे हमारा नाम कट गया यहाँ पे, हम तो आए यहाँ पे नहीं मिल रहे, क्यों नहीं है, हमें पता भी नहीं चला हमारा नाम कट गया, और हर इलेक्शन में होता है ये। पर क्यों? क्योंकि डिलीशन थोड़ा, मतलब इट्स नॉट डन इन दैट स्ट्रिक्टर सेंस, वहां पे थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है। और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ ऐप है या फिर वो है, ऐप ने क्या कर दिया, उसको और आसान कर दिया ना, ये प्रोसेस हाँ, में ऑलरेडी थोड़ा कंप्लेन सा, डालना बहुत हाँ, आसान कर या दिया। ढीलापन था, उसको क्या कर दिया कि आप डिजिटाइज करने के उसमें आप कोई भी कर सकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, बूथ से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी बैठ के किसी और की, मतलब यहाँ बैठ के मैं बंगाल की वोट का मतलब आप डिलीट करने के लिए डाल सकता हूँ, उसी वहां का एपिक नंबर डाल दो, ले लो और डालो। तो वो भी करना चाहिए कि नहीं, उस पर भी समझना जरूरी है कि किसी और की वोट डिलीट करने के लिए इतना चीजें आसान करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं वहां रहता हूं तो मैं जान सकता हूँ कि उसी बूथ में रहता हूँ या फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और मेरा परिवार वहां रहता है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, इनकी डेथ होगी, इनके नाम काट दीजिए, है ना, या इनके ये शिफ्ट हो गए इधर से, उनको कर दीजिए। वेबसाइट के तो इश्यू क्या है कि मैं कहीं से भी कर सकता हूँ ये, तो यहाँ करेक्ट। बैठ के किसी और की आप उसमें प्रोसेस करते रहिए। इश्यू करेक्ट। क्या है, उन्होंने बोला है कि 6,000 में से 24 किए, बाकी डिलीट कर दिए, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए कितना लोड बढ़ गया उनके ऊपर, ये वेरीफाई करने के लिए, 6,000 को वेरीफाई करने के लिए लोड बढ़ गया, वो 24 में से हो सकता है कि 12 ही सही हो, या हो सकता है कि 100 डिलीट करना था और 24 ही डिलीट कर पाए, क्योंकि आपने क्या किया, वो उतना टाइम के लिए वो एक एफिशिएंटली काम करने का उतना टाइम ही नहीं मिला, कौन चेक कर सकता है 6,000 घर जाके कि यहाँ पे सब पहले, या 20 घर जाके, 30 घर जाके, हर एक बूथ में जाके, तो एसेंशियली वो प्रोसेस को ओवर बर्डन करता है, वो ओवर बर्डन करने से भी बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी आता है, तो वो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड वे टू थिंग। हैंडल दिस। उसमें हाँ, उसमें थोड़ा सा और सोचना चाहिए, और थोड़ा सा अमल करके, थोड़ा सा डिस्कस करके, डिलिबरेट करके जो चेंजेस हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। कनक, मेरा आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक एडिशन और एक डिलीशन पे क्लेम्स करे उन्होंने, बहुत सारे, बहुत ही सीरियस क्लेम्स हैं। कोई, मैं ये नहीं कह रही कि सारे सही हैं या सारे गलत हैं। आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? नहीं देखिए, वो डिलीशन वाले को तो मेरा तो जो अटेंशन गया जब उन्होंने ये 6,000 कंसर्टेड डिलीशन अटेम्प्ट का वो कर रहे थे, तब मुझे लगा कि ये तो समवेयर
एडिशन, क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ, मतलब 2013 14 बाद में 19 तक, मतलब जो इलेक्शन है उसमें बूथ में थोड़ा बल्क में, स्पेशली जहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन रहता है, तो वो एक इलेक्शन के लिए अपने गांव चले जाते हैं, फिर अगले इलेक्शन में वापस आते हैं। अब वो ये रहता है, वो अगर 6 महीने के अंदर इलेक्शन रहता है तो वो चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो वो वहाँ पे बल्क एडिशन रहता है। क्योंकि उस बीच में जब वो चेक करते हैं तो उनका डिलीट हो जाता है, फिर वो बाद में उनका बढ़ जाता मतलब बल्क एडिशन के अलावा उन्होंने और भी वोटर लिस्ट में खामियां बताई कि फादर का नाम नहीं है सही, हाउस नंबर 0 है, है। जी, हाँ जी। उस तरह की खामियां, वो वोटर लिस्ट में फोटो सही नहीं है, जो नहीं, फोटो सही थी। डेफिनेटली डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो जो इन्होंने खामियां दिखाई है वो, उस पे तो इलेक्शन, मुझे याद है 2013 में या कुछ इलेक्शन चल रहा था, तो कोई यहाँ पे दिल्ली की रोल, इलेक्टोरल रोल में कई सारे रोल में कुत्ते बिल्ली के फोटो वगैरह थे। तो हमारे मतलब वो जो ऑफिसर थे वो हंसी मजाक में कह रहे थे कि कन्नन, हमारे जिले में अगर गलत फोटो है तो कम से कम शेर का होना चाहिए, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं हो सकता, कुत्ता बिल्ली नहीं होना चाहिए, मतलब शेर का है तो चलेगा। मतलब ये जो है इनएफिशिएंसीज इन द प्रोसेस है ना, तो वो है, और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वेदर वो मैलिफाइड है कि नहीं, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है ना। अगर मैलिफाइड ही है तो फिर इट्स अ मेजर सीरियस इशू। किसी ने वो फ्रॉड किया है, और वोट इलेक्ट्रल रोल फ्रॉड मतलब इलेक्शन फ्रॉड। अगर इलेक्ट्रल रोल के फ्रॉड मतलब रिजल्ट पे फ्रॉड है, मतलब आपने पहले ही, है ना, तो एब्सोल्युटली राइट, अगर वोटर अगर लिस्ट में फ्रॉड है तो इलेक्शन रिजल्ट्स ही फिर गलत है। फ्रॉड है, बिल्कुल ही फ्रॉड है, उसमें कोई कोई डाउट नहीं है। मतलब 100 रुपया दे के या 1000 रुपया दे के 5000 रुपया दे के किसी वोटर को इन्फ्लुएंस करने को हम इतना गंदा मानते हैं, इसको हम इतना सीरियस लेते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, उसमें हम ऑब्जर्वर लगाते हैं, पुलिस, इनकम टैक्स, ये दुनिया भर की चीजें कर सकते हैं। पर किसी का वोटर वोट में नाम ही नहीं है, वहीं फिर तो ये बात ही नहीं आता ना कि इन्फ्लुएंस करने का। वो तो झट से ही काट दिया वो प्रॉब्लम, है ना। तो उस पे क्या आपकी ऑब्जर्वर है, मतलब क्या इंस्पेक्शन है, क्या उसमें स्ट्रिक्टनेस है, तो वो दैट हैज टू बी टेकन इट दैट सीरियसनेस। वो ठीक है, हमारे सिस्टम में होता रहता है, इसलिए चलता रहेगा। वो तब तक ठीक था जब तक ऐसा वाला मास अटेम्प्ट या फिर इस तरीके का मास जो है ना इन्फ्लुएंस करने का जो कोशिश है वो नहीं हुआ था, तब तक आप चलते रहे आप जैसे चल रहा था। पर जैसे ही मुद्दा सामने आ जाता है कि किसी ने ऐसे करने की कोशिश किया, तब तो बहुत सीरियसली इसको लेकर इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है ना। इतना ज्यादा हर एक बात पे कमीशन मुझे लगता है कि डिफेंसिव होता है कि हमारे से कोई गलत नहीं हो सकता। गलती हमसे नहीं हो सकती, हम परफेक्ट है। हमसे हम तो मतलब इलेक्शन में हम हमसे बात ही मत करो, हमारे से ज्यादा तुम कौन हो जानने के लिए इलेक्शन में, है ना। तो ये जो भी होता है सही है गलत है डजेंट मैटर, हम सही, मतलब हम जो बोल रहे हैं वही होगा। जो अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो ये सब मतलब पता नहीं जॉर्ज सोरोस के लोग हैं। तो ये, बल्कि मैं तो उल्टा समझता हूँ कि जो ये सब जो है ना, जो मास कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट, डिलीशन, एडिशन वगैरह, ये जानने की जरूरत है कि ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ इंडिया से है। तो क्या कोई आर देयर फोर्सेस बियॉन्ड विच आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्टोरल रोल, ये सब जानने की जरूरत है। एंड आई थिंक जैसे ये केस आया तो कमीशन के लिए तो इमिडिएटली हाई अलर्ट में होना चाहिए था, और करेक्ट। पूरी की पूरी देश के ये इसका रिव्यू करना चाहिए था, ऑडिट करना चाहिए था कि हैज देयर बीन एनी स्पाइक। जो रेगुलरली 10 मिलता है तो 100 मिलने लग गया क्या कहीं पे, एप्लीकेशन का हो, डिलीशन का हो। तो वो पूरा एनालिसिस करके उसकी अगर वो दे देते कि हमने ये किया, ये आया था, उसके बाद हमने एफआईआर किया, उसके साथ ही साथ पूरा देश का हमने रिव्यू किया। आप इसमें इलेक्शन के दौरान जिस जो जो स्टेट्स इलेक्शन में जा रहे हैं उन उसमें सेपरेटली किया, और देखिए कि क्या क्या उसका स्टेटस है, कहीं पे भी अनोमली नहीं है, या फिर जहां पे अनोमली है, यहाँ पे अनोमली है, यहाँ पे भी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। दिस इज हाउ एन इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू रेस्पॉन्ड, है ना। वो एब्सोल्युटली। इंस्टीट्यूशन को उसको सीरियसनेस के साथ रेस्पॉन्ड करना चाहिए। वो एफआईआर फर्ज कर दिया, वो 18 चिट्ठी लिख रहा है, यहाँ पे चिट्ठी लिख रहा है, जैसे कि मतलब कोई दुकान खोलने वाले की बात चल रही है कि इनाग्रेशन कल करना है, कल करना है। वो कोई सीरियसनेस ही नहीं है उस पे हाँ, और ये कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कई बार कि एक ही मुद्दे को आप उठा रहे हो, बार बार प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन लेने के बजाय आप उल्टा हलफनामा मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि मतलब दिस इज रिडिकुलस। ऊपर से आप बोल रहे सीसीटीवी फुटेज भी नहीं शेयर कर सकते। तो ये जो पूरा वो तो प्रोसेस। वो सोचिए कि कमीशन ने ये अमेंडमेंट ले आया है कि डॉक्यूमेंट्स जनता के साथ मतलब शेयर नहीं करना है। मतलब इतना टाइम से इलेक्शन चल रहा था, और अच्छे से चल रहे थे, और वही रूल के हिसाब से, और आपने फिर वो कानून चेंज कर दिया ये बोलने की कि डॉक्यूमेंट जो है कमीशन नहीं शुड शेयर नॉट बी कर ट्रांसफर। सकते। हाँ। हाँ, कमीशन नीड नॉट बी ट्रांसपेरेंट।
commission has to understand they are not like owners, they are just paid custodians. Absolutely, and they are supposed to hold elections for public. या अपनी पब्लिक, मतलब वो किसी पब्लिक प्राइवेट चाहे ओपोजिशन हो, चाहे जीतने वाले हो, चाहे चाहे एक वोट भी ना मिलने वाले हो, चाहे सिर्फ वोटर हो, इट डजेंट मैटर। वो जो इट्स अ पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है ना, टैक्स पेयर की मनी से चलने वाली इंस्टीट्यूशन है। वो इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी कमिश्नर को है, 3 कमिश्नर्स है तो बस वही डिसाइड करेंगे, उसके अलावा तो हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो मतलब इतना डिसमिसिव एटीट्यूड रहता है, कोई सीरियसनेस नहीं रहता है कि कोई अगर सवाल उठा रहे हैं तो सीरियसली उसको ले और उस पर रिव्यू करे और उस पर जवाब दे, है ना। तो ये that's sad. As an individual also, one has to understand that you are responsible to the public. हमें आता है, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तो फिर भाई समझाइए। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता तो समझाइए, अगर नहीं समझा सकते तो जवाब दीजिए, है ना। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू हैव टू आंसर। एब्सोल्युटली कन्नन, आपने एकदम सही कहा। और ये मैं इसी नोट पे खत्म करूंगी कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है वोटर्स के लिए, जनता के लिए, क्योंकि जनता इतना तो समझ रही है कि सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब कमीशन से एटलीस्ट हमें नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है वो भी एक तरह का नी जर्क रिएक्शन, जो रिएक्शन हमने ई साइन की तरह देखा है कि वो एक एड ऑन फीचर कर दिया, भाई अब तो सब हंकी डोरी है, एवरीथिंग इज गुड। तो थैंक यू सो मच कनन फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू और इनसाइट, क्योंकि आपने एक जो चीज बताई वो आपको लग रहा है कि वो एक नॉर्मल वे में आपने चेक किया, बट ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर एप्लीकेशन वनरेबल है तो उसको फिक्स करने की जरूरत है इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले। एंड आई होप कि आपके इस ट्वीट के बाद और इतने आर्टिकल्स आए उसके बाद एटलीस्ट कमीशन इस चीज पर गौर करे और इसको फिक्स करे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, कनन। थैंक यू। थैंक यू।